हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए एंड बहुत अच्छे से आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो गाइस, ये वाला जो मॉक है वो होने वाला है आरआरबी क्लर्क का, दैट टू ऑन दी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज। तो गाइस, साथ के साथ मैं आपको बताते जाऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल अटेम्प्टिंग द मॉक, एंड ऑल्सो जो गलतियाँ मैंने इस वाले मॉक को अटेम्प्ट करने में दी हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो उन गलतियों को भी मैं हाईलाइट करूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये वाली गलतियां हमें अवॉइड करनी है। तो आप भी इस मॉक को देना और एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा सेटिंग अरेंजमेंट तो पूरा बन चुका है, लेकिन मैं उसको फिर से पढ़ के पूरा चेक कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एलिमेंट है वी जिसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता चल रही है कि वो फेस कहाँ कर रहा है, साउथ में या नॉर्थ में। इसलिए अब ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे फिर से चेक क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़े से मेरा ध्यान पूरा नहीं था। फुल कंसंट्रेशन से अगर मैं इसको कर रही होती सॉल्व, तो मुझे पता होता कि वी की डायरेक्शन नहीं है कहीं भी लाइन में। मुझे डाउट नहीं होता अपने ऊपर कि मैंने कोई सी लाइन छोड़ दी है बीच में, इसलिए मुझे फिर से पढ़ना पड़ा। तो ये मेरा अप्रॉक्स 1 मिनट खा गया। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट बचा सकती थी, जिससे मैं आगे और क्वेश्चंस कर सकती थी। तो ये थी मेरी पहली गलती और आपके लिए पहली टिप्स। सो गाइस, ये वाला जो मॉक है ये आरआरबी क्लर्क का मॉक है, एंड क्लर्क के मॉक में हम ये अपना दिमाग में सेट कर लेते हैं, और वो भी आरआरबी क्लर्क का मॉक हो तो इस चीज़ को दिमाग में सेट करके रखना ही चाहिए कि हमारे जो अटेम्प्ट्स हैं वो 75 प्लस ही होने चाहिए, ठीक है। एंड एग्ज़ाम में तो आप 80 का टारगेट ही लेके चलो, तब जाके आपके 2-3 क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे, एंड तब जाके भी आपका क्या बोलते हैं प्रीलिम्स में क्लियर होने के चांसेस 100% नहीं रह सकते। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि जो कट ऑफ ट्रेन रहता है आरआरबी क्लर्क का वो 75 प्लस ही रहता है, और यूपी राजस्थान जहाँ पे हाई कट ऑफ रहती है वहाँ जो कट ऑफ का ट्रेन रहता है वो 79 और 80 के बीच में ही रहता है। अब देखो, ये वाला जो सेटिंग अरेंजमेंट है ये अभी तक बन गया होता 1.5 मिनट में। 35 से मैंने स्टार्ट किया था, अभी 33.5 समथिंग ले लो आप। तो अभी तक ये 1.5 मिनट में बन चुका होता है। ये क्यों नहीं बना? क्योंकि जो मैंने एच और टी की डायरेक्शन है वो गिवन थी पजल में, सेटिंग अरेंजमेंट में, लेकिन मैंने वो एरो नहीं लगाया, जिससे मुझे पता नहीं चला कि एच और टी की जो डायरेक्शन है वो गिवन है। इसलिए मुझे ये 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी और उसमें फिर मैं कंफ्यूज हो गई। उसके बाद में फिर मैंने फिर से पढ़ा पूरा सेटिंग अरेंजमेंट का जो पैराग्राफ दे रखा है, तब जाके ये पजल बना। तो इसमें कितना टाइम वेस्ट हो गया? अप्रोक्स इसमें डबल टाइम लग गया, डबल क्या ट्रिपल ही लग गया, क्योंकि पहला मैंने बनाया उसके लिए पढ़ा, फिर मैंने दूसरी बार चेक करने के लिए पढ़ा, और फिर मैं तीसरी बार दोबारा से बनाने के लिए पढ़ा। तो ये गलती मैंने की। इसमें मैं कम से कम 2 मिनट अपने बचा सकती थी, जो मैंने यहाँ पे वेस्ट कर दिए। तो 2 मिनट और पहला तीसरा मिनट, मतलब 3 मिनट में इसमें वेस्ट कर चुकी हूँ। अब सोचो आप 3 मिनट में आरआरबी क्लर्क लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ हैं जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, एंड मॉक देने का यही फ़ायदा है कि आप सीखोगे कि आपको रियल एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और आप गलतियाँ करोगे तो सीखते जाओगे। और अभी टाइम है एग्ज़ाम होने में, तो मॉक देते रहो, गलतियाँ सीखते रहो, एनालाइज करते रहो, अच्छे से डीप एनालिसिस करो कि हमने कहाँ गलती की, क्या की, और आगे वाले मॉक में जब आप नेक्स्ट मॉक दो वो गलतियाँ मत दोहराओ, ठीक है। तो इससे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट फील करोगे। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो टफ है आरआरबी पीओ से। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आरआरबी क्लर्क में हमें ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने होते हैं, क्योंकि उसकी कट ऑफ हाई जाती है, वेयरएज़ इन आरआरबी पीओ कट ऑफ 60 एंड 50 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इन सब चीज़ों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आरआरबी क्लर्क का अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें एक भी टॉपिक, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक, हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमें फुल अटेम्प्ट्स करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा, एंड उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी कि हम कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर सके बिना सोचे, राइट। कि बिल्कुल क्वेश्चन आया और हमारा पेन चलने लगा, बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे। लास्ट ईयर मैंने 76 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आउट ऑफ विच आई हैव गॉट 76 मार्क्स विथ 100% एक्यूरेसी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 0.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रह गया, बिकॉज जो यूपी की कट ऑफ थी वो गई थी 76.5।
सो इस वजह से बोल रही हूँ गाइज, 80 का टारगेट लेके चलो। कुछ क्वेश्चंस अगर बाई चांस गलत भी हो गए तो भी आप एक सेफ जोन में रहोगे कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज मैं प्रैक्टिस मॉक का रिकॉर्ड करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने टेक्स्ट बुक का आरआरबी क्लर्क का मॉक दिया था तो मैंने जब अपनी वीडियो शेयर की थी परफॉर्मेंस की तो उसमें मेरे 68 मार्क्स थे एंड मेरा जो फर्स्ट पजल था वो मेरा 1 मिनट कुछ सेकेंड्स में बन गया था। तो सब 1 2 3 कमेंट आए थे कि इतनी जल्दी ये पजल कैसे बन सकता है, तो कोई बोल रहा था कि ये शायद री अटेम्प्ट होगा। इस वजह से मैं आपको अपनी शीट्स 7 मिनट में सॉल्व करती जा रही हूँ वो चीज़ें, एंड मैं आपको प्रैक्टिस मौका दिखा रही हूँ जहाँ पे री अटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं आता है। तो वो चीज़ इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि आप देखो, एंड प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत कम टाइम लगने लगता है पजल सॉल्व करने में। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आई है, वरना पहले मुझे भी बहुत टाइम लग जाता था पजल सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने में। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ पजल सॉल्व करो, सिटिंग अरेंजमेंट बल्क में सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहे हो, कहाँ पे कम टाइम ले रहे हो, तो उसके साथ साथ आप भी कम टाइम लेने लगोगे। ये कोई जादू नहीं है कि आज आपने देख लिया मेरी वीडियो और कल से आप भी 1 मिनट में बनाने लगे। देखने से कुछ नहीं होता, आप कितने भी टीचर्स की वीडियोज़ देख लो, उससे कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद अपना पेन नहीं चलाओगे, अपना पेन और कॉपी वेस्ट नहीं करोगे। वेस्ट क्या, इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके का। तो आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस करो और कम टाइम में सॉल्व करो, उससे ही बात बनेगी, क्योंकि वैकेंसीज आजकल बहुत कम है और कट ऑफ उसकी वजह से हाई जाती है। इसलिए आपको अगर उस जोन में आना है जहाँ पे आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। साथ में एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता करना है एनालिसिस किस तरह से किया जाता है तो पिछले वाली वीडियो में मैंने यही बताया था कि आपको किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए मॉक देने के बाद, ठीक है। और इस वीडियो से भी आप कहीं हद तक ये सीख जाओगे कि किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से मैं अपनी गलतियां आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ उस तरह से आप भी बैठो अपने मॉक को लगाने के बाद कि मैंने कहाँ कहाँ ज़्यादा टाइम ले लिया, मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से एनालिसिस होता है, ठीक है। एनालिसिस का मतलब यही नहीं है कि जो गलत क्वेश्चन थे और जो नहीं किए बस वही कर लिए सॉल्व फिर से, उसके बाद हो गया एनालिसिस। ऐसे एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। सो ये हो गया मेरा क्वांट का भी कंप्लीट होने वाला है, एंड अभी कुछ देर में ही मैं आपको परफॉर्मेंस की समरी भी दिखाऊंगी कि मेरा इसमें कितने मार्क्स रहे एंड क्या रहा। गलतियां मैंने आपको अपनी गिनाई दी हैं। क्वांट में एज सच मैंने कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी है। पता नहीं यहाँ पे कभी कभी हो जाता है हड़बड़ी में, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का ही खुलता है तो एक बार फ्लो आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन रीजनिंग मैंने 23 मिनट्स में सॉल्व कर दी थी, एंड उसमें से भी मेरे 2 क्वेश्चंस बच गए थे जो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिए थे। अगर मुझे क्वांट में कुछ नहीं ईजी लगा तो मैं रीजनिंग में वापस जाके उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि जो वो 2 क्वेश्चन थे रीजनिंग के जो मैंने छोड़ दिए बाद के लिए, अगर क्वांट में कुछ नहीं आएगा तो मैं वापस जाके करूँगी। तो जो वो 2 क्वेश्चंस थे वो थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, तो उसके लिए मुझे पूरा फिगर वो बनाना पड़ता, उसके लिए 1 से 1.5 मिनट मुझे लग जाता। एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कभी कभी गलती हो जाती है राइट लेफ्ट लेने में, तो उसके लिए फिर मैं दोबारा से क्रॉस चेक करती हूँ। तो और उसके बाद में 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने, यानी 1 मिनट में 2 मिनट में बनाना और 1 मिनट में वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने। 3 से 4 मिनट मुझे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं कितने क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए। तो ये स्मार्टनेस नहीं थी उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन अगर क्वांट में मुझे बाद में टाइम बचा और मुझसे अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं नहीं छूती, उसको टाइम ज़्यादा लगता है उन क्वेश्चन में कंपैरेटिवली दोज रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस, तो मैं वो वाले क्वेश्चंस फिर से जाके करती, इसलिए मैंने वो 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। तो यही माइंडसेट आपका भी रहना चाहिए, फालतू के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि आगे हो सकता है आपको इजी क्वेश्चंस मिल जाएं, राइट। तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने इसलिए छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आते थे, लेकिन उसमें टाइम का चक्कर था। आता सबको सब कुछ है, सिर्फ टाइम का खेल है ना, मॉक में या फिर मेन एग्जाम में। सो उसके लिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी है। क्लर्क है तो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, तो रीजनिंग में मैंने 38 अटैम्प्ट तो कर दिए थे, 39 एंड 42 क्वेश्चन बचे थे, ठीक है। तो वो छोड़ के मैं फिर आगे बढ़ गई थी। फिर क्वांट में मैंने ऐसा कोई भी कहीं पे भी ऐसा टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरी जो DI थी एंड अर्थमेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन सब टाइमली बन गए थे। उसके बाद में ये रही मेरी परफॉर्मेंस समरी। मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए
इसमें मैंने एक ब्लड रिलेशन में गलत किया है, जिसमें ढंग से पढ़ने की वजह से हुआ, वो ढंग से पढ़ा नहीं मैंने। एंड दूसरा मैंने गलत कर दिया है सिलॉक्स का, वो भी गलती से माइक्रो और मैक्रो में पढ़ने में दिक्कत हो गई थी। सो मैंने टोटल 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आउट ऑफ विच 70 क्वेश्चंस आर करेक्ट एंड 2 क्वेश्चंस आर रॉन्ग। एंड मेरी एक्यूरेसी रही 97.22% एंड द स्कोर इज 69.50। परसेंटाइल भी मेरी इसमें 90% से अबव ही थी। एंड ऑल्सो 3 मिनट मेरे वेस्ट हो गए थे। सो 3 मिनट वेस्ट हुए, 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। एंड अगर मैं अपनी गलतियों पे वर्क कर लूँ तो 75-76 अटेम्प्ट में आराम से हो जाते मॉक में। सो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेन एग्जाम में मेरे 80 आउट ऑफ 80 आराम से अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय।